कृष्णा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑप्टिक्स पार्ट 1 पे, तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। और लास्ट वीडियो में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। वो कीर्ति जी से, रोशनी जी से, फिर अरुण खन्ना हो गए, लक्ष्मी, और भी जितने लोग थे, राजन जी, फिर अभिषेक और मिथिला एक्सपेक्टर, जितने लोग थे उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखा कीजिए। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ हूँ मैं उस कमेंट्स को या फिर आपके रिस्पांस को देख करके। तो थैंक यू वेरी मच आप सबको। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे चर्चा करेंगे। और इसका जो है पीडीएफ बनाने का कोई, ये नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। कृष्णा एसएससी एंड बैंकिंग करके एक ग्रुप है जिसमें ये पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम पे कृष्णा एसएससी एंड बैंकिंग से जुड़ जाए तो आपको पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हम पिछला क्लास लिए थे कि कैसे किस सतह पे रिफ्लेक्ट होता है, ग्लेंसिंग एंगल क्या है, डेविएशन एंगल क्या है, ये सब हम देखे थे। आज हम देखेंगे कि कितने तरह के लाइट मिरर जो होता है उस पर रिफ्लेक्शन हो पाता है। तो ये एक बार क्वेश्चन आ गया था कि कितने तरह के ये मिरर पे रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो उसमें देखा, इसमें उसमें ऑप्शन था प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये सारा ऑप्शन में था। लेकिन हम लोग जो बुक में पढ़ते आ रहे हैं तो ये सबके दिमाग में बैठ जाता है कि सिर्फ प्लेन मिरर पे ही क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिफ्लेक्शन जो है वो तीनों मिरर पे ये रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन जो डी था उसमें कि ऑल ऑफ एबव, तो वो आंसर होता है इसमें, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन जो है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, सब मिरर पे पॉसिबल है। अब जैसे देखते हैं इंसिडेंट रे जब कोई स्मूथ सरफेस पे या जिसको यूनिफॉर्म सरफेस कहते हैं उस पर पड़ता है तो, या फिर रफ सरफेस जिसको नॉन यूनिफॉर्म सरफेस कहते हैं उस पर पड़ता है तो क्या होता है। तो जैसे ये हम देखते हैं कोई बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया यहाँ से, वो पैरेलल जो रे है वो इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, गिरा सतह पे स्मूथ सरफेस पे। तो जिस तरह से स्मूथ सरफेस पे गिरा हुआ है पैरेलली, तो बस उसी तरह से पैरेलली इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन हाँ, तो इसको स्मूथ सरफेस कहा गया है। लेकिन रफ सरफेस में क्या हो जाता है, तो जैसे दो पैरेलल रे इंसिडेंट तो हुआ, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक पैरेलल डायरेक्शन में नहीं होगा, वो किधर भी हो सकता है। तो उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं रहता है। तो इसमें इसलिए इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसी को हम लैंग्वेज में फिर यहाँ पे बताए हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। और जब बीम, पैरेलल बीम का जो यही है, व्हेन बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट, जब इस इंसिडेंट होता है पैरेलल रे, तो वो पैरेलल के फॉर्म में ही उसका रिफ्लेक्शन होता है, जैसा कि ऊपर हम दिखाए थे यहाँ पे। तो जैसे ये पैरेलली इंसिडेंट हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन भी पैरेलली ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे पैरेलली इंसिडेंट तो हुआ है लेकिन रिफ्लेक्टेड पैरेलली नहीं होकर के इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है, तो वो रफ सरफेस के अकॉर्डिंगली। तो फिर अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो वही जो पैरेलल रे इंसिडेंट तो होता है लेकिन रिफ्लेक्ट जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है, कोई इसका पैरेलल फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है जैसे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता था। और इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो विजिबल नहीं होता है, इरेगुलर में विजिबिलिटी नहीं रहता है उसका, और रेगुलर में इमेज विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखेंगे कि फोकस कितना होता है। जैसे फोकस जो है उसका इनफाइनाइट होता है। फोकस इसलिए इनफाइनाइट होता है, जैसे ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये अगर जाएगा तो इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ जाके मिलेगा, तो इसको इनफाइनाइट मान लिया जाता है। तो इसलिए इसको इनफाइनाइट मान लिया जाता है। इसी प्रकार से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है इनफाइनाइट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि फोकस कितना होता है प्लेन मिरर का, तो इनफाइनाइट होता है। ये उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या कितना होता है, तो उसका वो भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब वक्रता त्रिज्या इसलिए इनफाइनाइट होता है क्योंकि प्लेन मिरर हो गया, ये मान के चलिए एक पेंसिल है, तो उसका अगर कोई रेडियस पूछता है तो उसका रेडियस कितना होगा। रेडियस तो हम सिर्फ सर्कुलर शेप का जो भी रहता है वस्तु उसका निकालते हैं, लेकिन ये जो पेंसिल हो गया तो उसका रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो उसका इनफाइनाइट मान लिया जाता है। या फिर पेन ही हो गया या स्टिक हो गया तो उसका रिफ्लेक्ट, ये जो रेडियस माना जाता है वो इनफाइनाइट मान लिया जाता है। इसी प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका हो जाता है इनफाइनाइट। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि फोकस कितना होता है प्लेन मिरर का, तो उसमें इनफाइनाइट आंसर होगा। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है तो उसमें भी इनफाइनाइट होगा। और पावर जो होता है ना प्लेन मिरर का वो जीरो होता है। इसी तरह से इमेज का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे हम मिरर में देखते हैं अपना फेस, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा फेस छोटा दिखाता है या फिर बड़ा दिखाता है। तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो सेम साइज़ का रहता है।
जिस साइज़ का हमारा फेस है वैसा ही दिखाता है, इमेज फॉर्मेशन सेम हुआ। अब उसमें मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना होता है, तो एक ही होता है मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का जो है वो एक होता है। अब हम ये देखते हैं, जैसे एक मिरर रखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है, तो इसमें जो ये हमारा दूरी है मिरर से 20 सेंटीमीटर मान के चलिए, ये हम खड़े हैं या आप खड़े हैं, तो ये आपका जो आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका हाइट h है, तो h ही हाइट रहेगा इमेज फॉर्मेशन में भी, हाइट सेम रहेगा। और इस मिरर से आपका दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो मिरर के अंदर आपका इमेज फॉर्मेशन भी 20 सेंटीमीटर के दूरी पे ही होगा। तो आपके और आपकी इमेज के फॉर्मेशन में जो दूरी हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर आईने के भीतर जो आपका इमेज फॉर्म हुआ है वो, तो दोनों के बीच 40 सेंटीमीटर का दूरी रहता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, सपोज ये आपका भाई यहाँ पे खड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हो, आप 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हो, आपसे आपका भाई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये आपके भाई और उसका जो आपका जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है उसके बीच डिफरेंस कितना है। तो आपका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, आपके भाई का कहीं यहाँ पे होगा इमेज फॉर्मेशन, तो आप इस यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर इधर का दूरी हो गया और 20 40 ये हो गया, तो 40 और 10 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एराइज होता है, मतलब बनता है, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे हो गया कि हमारा पूरा जो हम अपना फिगर देख पाते हैं, पूरा जो अपना ये देख पाते हैं फेस या फिर पूरा बॉडी का, जिसका कितना हाइट हो गया, तो 6 फीट का आदमी है, 6 फीट का आदमी है, तो उसको पूरा बॉडी मिरर में इमेज फॉर्मेशन हो, तो उसको कितना बड़ा इमेज ये मिरर चाहिए। तो उसको इसको जितना हाइट होता है, मान के चलिए 6 फीट व्यक्ति का हाइट है, तो उसको 3 फीट का मिरर चाहिए पूरा उसका इमेज फॉर्मेशन होने के लिए, उसको 3 फीट का मिरर चाहिए। जैसे यहाँ पे वही लिखा हुआ है, टू सी द फुल इमेज, पूरा इमेज देखने के लिए मिनिमम जो लेंथ है प्लेन मिरर का वो हाफ होना चाहिए ऑब्जेक्ट के, तो वही उसको ये लैंग्वेज में लिख दिया गया है। तो फिर अब जैसे देखते हैं नेचर कैसा होता है, इमेज जो फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में उसका नेचर कैसा होता है, तो वो इरेक्ट होता है, सीधा होता है और वर्चुअल होता है, आभासी होता है। और लिटरली इन्वर्टेड मतलब ये हुआ, जैसे हम मिरर में देखते हैं अपना चेहरा, तो हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ़्ट हैंड प्रतीत होता है और लेफ़्ट हैंड राइट हैंड प्रतीत होता है, क्योंकि वो लिटरली इन्वर्टेड रहता है, पार्श्व रूप से उल्टा रहता है वो, ठीक है, इस वजह से ऐसा दिखता है। अब हम देखेंगे जैसे कोई 2 मिरर ले लेते हैं, 2 मिरर, और 2 प्लेन मिरर को हम इस तरह से रखते हैं कि इस दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो 45 डिग्री इधर भी हो और 45 डिग्री इधर भी हो, और बीच में जो है वो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कितना होगा। तो एक तो उसका इमेज फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, एक इमेज फॉर्मेशन उसका इधर होगा और एक इमेज फॉर्मेशन इधर होगा। तो इसको हम साइमेट्रिक केस कहते हैं, क्योंकि इधर भी सेम 45 डिग्री एंगल बनता है और इधर भी 45 डिग्री एंगल बनता है, तो उसको सिमेट्रिक केस कहते हैं। तो इस तरह से इसका 3 इमेज फॉर्मेशन हुआ। अगर 60 डिग्री पे रखा हुआ है और 30 डिग्री के बीच में ये व्यक्ति का कोई यहाँ खड़ा है, तो उसका कितना इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इसका हो जाएगा एक फार्मूला, जैसे ये हो जाता है 90 डिग्री हो गया ये टोटल, तो ये टोटल सर्कल का जो है ये 360 डिग्री होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम मैथ्स के चैप्टर में पढ़ते हैं। अब 360/90 अगर करेंगे तो ये 4 हुआ, लेकिन जितना ये रिजल्ट आता है उसमें से -1 कर दिया जाता है सिमेट्रिक के केस में। तो इसी तरह से अगर यहाँ 60 डिग्री एंगल बना है, तो टोटल सर्कल जो होता है 360 डिग्री का, वही 360/60 किए तो 6 हो गया, 6 में से -1 करेंगे तो 5 इमेज फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक फार्मूला बन जाता है कि 360 डिग्री बटे थीटा -1 नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन का फार्मूला हो गया ये साइमेट्रिक के केस में, जिसमें कि हाफ, जैसे 90 डिग्री है तो 45 इस साइड और बीच में ये कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसका इमेज ऐसे फॉर्मेशन होगा। उस हिसाब से जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 45 इस साइड 45 इस साइड, इस तरह से इसको साइमेट्रिक केस कहते हैं। उसका इमेज फॉर्मेशन का फार्मूला ये हो जाता है 360 डिग्री बाई थीटा -1। लेकिन असिमेट्रिक वाला जो केस होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है थोड़ा सा, तो उसको हम आगे देखेंगे। अब जैसे ये 2 मिरर है, उसको हम पैरेलली रख दिए, तो उसमें इमेज कितना फॉर्मेशन होगा, वो इमेज, तो उसका इमेज फॉर्मेशन का जो ये फार्मूला है उसमें डाल देंगे, जैसे 360 डिग्री अपन ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे ही एंगल कितना बनेगा, तो एंगल तो इसमें 0 डिग्री बनेगा, एंगल बन ही नहीं रहा है ना, 0 डिग्री बनेगा एंगल, क्योंकि हम पढ़े थे जो ये एक्सिस रहता है और उसी पे अगर पेन रख दिए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहता है। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट में से 1 घटाएंगे तो
एन इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ़ इमेज जो होगा वो इनफाइनाइट इमेज फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। इसलिए होता है जैसे कोई भी मिरर हो गया तो वो आमने सामने रख देंगे तो इनफाइनाइट इमेज फॉर्मेशन होता है। जैसे बार्बर के शॉप में वो तो थोड़ा टिल्ट करके रखता है, 15 डिग्री के एंगल पे कुछ रखता है, लेकिन उसमें भी देखेंगे अगर बैठे रहते हैं आप यहाँ पे चेयर पे तो बहुत ज़्यादा इमेज पे इमेज, इमेज पे इमेज आपको दिखाई देगा। तो उस केस में भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसमें जो पैरेलली रखा जाता है उसमें इनफाइनाइट इमेज होता है फॉर्मेशन इसका। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। जैसे ये 2 मिरर रखा है, अब 180 डिग्री के एंगल में रखेंगे तो कितना बनेगा, तो वो एक इमेज फॉर्मेशन होगा, वही फार्मूला पे डाल देंगे और इसका आंसर निकल जाता है। लेकिन असिमेट्री के केस में ये हो जाता है, असिमेट्री का केस ये हो गया जैसे 90 डिग्री है बीच का एंगल, लेकिन अगर यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा और इस साइड जो है वो 30 डिग्री होगा, तो अगर इक्वल एंगल में डिवाइड नहीं हुआ, एंगल बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं मैथ में, तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं हुआ, ये 45 है, ये 45 नहीं हो करके कुछ और हो जाएगा, तो उसको हम एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, सेम एंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 45 हुआ था, ये हो गया 45, तो अगर दोनों के बीच का एंगल ये अलग एंगल होगा, ये अलग एंगल होगा, तो असिमेट्रिक एंगल हो जाता है, असिमेट्रिक का केस हो जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसमें फार्मूला जो हो जाता है 360/थीटा। अगर ऑड आया आंसर, नंबर ऑफ़ इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ, वो जो रिज़ल्ट आता है वो अगर ऑड आता है तब तो यही फार्मूला लगेगा, और अगर ऑड नहीं आया तो उसको ऑड बनाने के लिए एक घटा दिया जाता है। जैसे अब हम आगे देखते हैं कि थीटा 60 डिग्री दिया है तो नंबर ऑफ़ इमेज कितना होगा यदि असिमेट्री का केस है, तो उसमें देखेंगे कि 360/60 तो की है, लेकिन इसका जो ये रिज़ल्ट आया वो 6 आया, मतलब ये ऑड नहीं है, इसलिए -1 करके इसमें सिमेट्रिक वाला ही फार्मूला लग जाता है, तो इसका 5 रिज़ल्ट हो जाएगा। तो इसमें असिमेट्री के केस में ऑड रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए, उसको इवन में ही लाया जाता है -1 करके। अब जैसे ये हो गया थीटा = 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें तो डायरेक्ट रिज़ल्ट आ जाता है ऑड नंबर, मतलब 9 क्या है, ऑड ही है, तो इस हिसाब से इसका रिज़ल्ट डायरेक्ट 9 हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि एंगल जो होता है 2 मिरर के बीच में, ये 2 मिरर रखा हुआ है प्लेन मिरर, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, ये भी क्वेश्चन आता है बराबर एग्ज़ाम में। तो दोनों के बीच में जो अगर 90 डिग्री का एंगल है और इंसिडेंट रे इस तरफ से फॉल हुआ तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर पड़ेगा, और फिर इमरजेंट रे जो है ये इंसिडेंट रे के पैरेलली ही इमरजेंट रे बाहर जाएगा। इमरजेंट रे मतलब निर्गत किरण जो होता है वो बाहर जाता है, तो इसके पैरेलल, इंसिडेंट रे के पैरेलल ही जाता है बाहर। तो उसी को ये लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है कि इफ़ एंगल बिटवीन 2 मिरर इज़ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है 2 मिरर के बीच का एंगल, तो इमरजेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होता है। अब हम देखेंगे जैसे 60 डिग्री अगर एंगल हो 2 मिरर के बीच में, प्लेन मिरर के बीच में, तब इंसिडेंट रे जो पड़ेगा वो मान के चलिए ये मिरर 1 है, ये मिरर 1 है और इसके पैरेलल में इंसिडेंट रे है, तो इसका जो इमरजेंट रे होगा वो दूसरे वाला मिरर जो है उसके पैरेलल में इमरजेंट रे होगा। अगर इंसिडेंट रे एक मिरर के पैरेलल में रहेगा तो ये इमरजेंट रे दूसरे मिरर के पैरेलल ही निकलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इफ़ एंगल बिटवीन 2 मिरर इज़ 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इंसिडेंट रे ऑफ वन इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू वन मिरर, इंसिडेंट रे जो है ये इस मिरर के पैरेलल है, तो इमरजेंट रे जो है वो दूसरे मिरर के पैरेलल होगा, उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। अब हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा ग्रीन लाइट में होता है या नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में छोड़कर सब लाइट में ज़्यादा होता है, लेकिन ग्रीन लाइट में कम होता है, क्योंकि जो ग्रीन लाइट है जैसे पेड़ पौधा हो गया तो वो सब ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो ग्रीन लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में बहुत कम होता है। और फिर वाइट कलर क्यों होता है, वाइट कलर और ब्लैक कलर कोई कलर ही नहीं है। अब वाइट कलर क्यों दिखता है तब, क्योंकि ये कोई भी कलर अवशोषित नहीं कर पाता है, कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये सारा कलर जितना भी, जैसे सनलाइट होता है तो सनलाइट में 7 कलर होता है, वाइब्ग्योर नाम से सुने होंगे आप, VIBGYOR, तो ये सब वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब कलर है, तो ये कलर सब हो गया। तो कलर, एक मिनट, तो अब जैसे ब्लैक कलर में क्या होता है, तो ब्लैक कलर सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अवशोषित कर लेता है सारा कलर, इसलिए ब्लैक कलर ब्लैक दिखता है। ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि सारा कलर जितना भी सनलाइट से 7 कलर निकलता है सारा कलर वो ब्लैक एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये ब्लैक दिखता है। और वाइट कलर के साथ क्या हो जाता है, तो ये कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है, जितना भी सनलाइट में 7 कलर होता है वाइट कलर में, तो वो
सारा कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब भी सारा कलर रिफ्लेक्ट होगा तो वो वाइट दिखता है। जैसे प्रिज्म का कॉन्सेप्ट था, तो इसमें अगर सनलाइट या फिर कोई लाइट, वाइट लाइट दिया जाता है तो उसमें 7 कलर में बदल जाता है। और इसको फिर अगर यहाँ दूसरा प्रिज्म रख देते हैं तो यहाँ से वाइट लाइट ही निकलता है। तो इसी प्रकार से वाइट कलर कोई भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, सारा कलर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो वाइट दिखता है। अब कोई भी कलर जैसे हो गया ये जैसे ग्रीन कलर, ग्रीन क्यों दिखता है, तो ग्रीन इसलिए दिखता है, जैसे ये मान के चलिए ये पॉइंट हो गया रेड कलर, तो रेड रेड इसलिए ये दिखता है क्योंकि इस पर सनलाइट पड़ा, सनलाइट में 7 कलर होता है, तो ये सारा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन सिर्फ रेड कलर एब्जॉर्ब नहीं करके वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो ये रिफ्लेक्ट करता है रेड कलर, वो हमारे आँखों पे पड़ता है और हमें ये रेड दिखता है। इसी प्रकार से ग्रीन कलर ग्रीन दिखेगा क्योंकि वो सिर्फ ग्रीन कलर ही रिफ्लेक्ट करेगा। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो फिर बनाएंगे।